अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है, सबसे पहले हम इसकी लोकेशन को देखते हैं। तो मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाई है। ये हमारे गले में मौजूद विंड पाइप की डायग्राम है। विंड पाइप जिसे ट्रेकिया भी कहते हैं, इसकी अपर साइड पर एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है जो कार्टिलेज का बना होता है, उसे लेरिंग्स कहते हैं। लेरिंग्स जो है उसे साउंड बॉक्स भी बोला जाता है, उससे आप फेमिलियर होंगे। इस लेरिंग्स के बिल्कुल नीचे एक ग्लैंड लगा हुआ है जो कि ट्रेकिया की वॉल के साथ अटैच है। इसकी दो लोब्स होती हैं। इस ग्लैंड को थायराइड ग्लैंड बोला जाता है। थायराइड ग्लैंड जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट ग्लैंड है हमारी बॉडी में, और ये बहुत इम्पोर्टेंट हार्मोन्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो थायराइड ग्लैंड जो है ये 3 तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करता है। नंबर 1 ट्राई आयोडोथायरोनिन, इसे T3 भी बोला जाता है। ये पहला हार्मोन है। इसमें आयोडीन के 3 एटम्स होते हैं, इसलिए इसको ट्राई आयोडोथायरोनिन बोला जाता है। दूसरा हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है वो है टेट्रा आयोडोथायरोनिन। T3 और T4 में जो बुनियादी तौर पर फ़र्क है वो सिर्फ आयोडीन के एटम का है। इसमें 3 एटम होते हैं और इसमें 4 एटम होते हैं, जबकि टेट्रा आयोडोथायरोनिन जिसे T4 भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो है ये मेजर हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। तीसरे नंबर पर जो हार्मोन थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है उसका नाम है कैल्साइटोनिन। अब इनके फंक्शन जो है वो हम बारी बारी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये है कि जो थायराइड है उस जो अपने हार्मोन्स हैं वो उस वक्त पैदा करता है जब इसको ब्रेन की तरफ से, एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ से मैसेज मिलता है। ब्रेन जो है उसकी जो एंटीरियर लोब है वो एक हार्मोन पैदा करती है जिसे TSH कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक TSH प्रोड्यूस होकर थायराइड ग्लैंड को आकर स्टिमुलेट करता है, जिसके नतीजे में थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरोक्सिन या बाकी हार्मोन जो है ज़रूरत के मुताबिक प्रोड्यूस करता है। अब इन हार्मोन्स के बुनियादी तौर पर फंक्शन क्या हैं? तो जो T3 और T4 हैं ये तो बुनियादी तौर पर एक जैसा काम सारे अंजाम देते हैं और दोनों मिलकर हमारी बॉडी के ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। इनके फंक्शन को अगर हम देखें तो ये ग्रोथ करते हैं, यानी हमारी बॉडी में जब ग्रोथ की एज होती है, ख़ास तौर पर एडोलेसेंस में जब जवानी की हालत होती है, हमारा कद बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है, तो थायरोक्सिन ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस किया जाता है जो कि हमारी हड्डियों को और हमारे मसल की ग्रोथ को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। ये सोमैटोट्रोफिन हार्मोन STH के साथ मिलकर हमारी बॉडी की ग्रोथ करता है। इसी तरीके से बॉडी की डेवलपमेंट है, और जैसे न्यूरॉन्स की डिफरेंशिएशन है या इस तरीके के बाकी फंक्शन जो हैं उनके अंदर भी अपना अहम रोल अदा करता है। इसके अलावा ये हार्मोन्स जो हैं ख़ास तौर पर उस वक्त ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं जब हमारी बॉडी किसी स्ट्रेस की सिचुएशन में आ जाए, जैसे शदीद किस्म की सर्दी है या गर्मी है या कोई इन्फेक्शन है। उसके दौरान भी ये हार्मोन जो हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं ताकि बॉडी की हेल्प कर सकें उस स्ट्रेस से निकलने के लिए। अगर हम एम्फीबियंस में देखें तो एम्फीबियंस के अंदर एक प्रोसेस होता है मीटामॉर्फोसिस का। मीटामॉर्फोसिस में जो एनिमल के लार्वल फॉर्म होती है वो चेंज होकर एडल्ट फॉर्म में तब्दील होती है। तो एम्फीबियन जैसे फ्रॉग्स हैं उनमें जो फीमेल है वो जब एग ले करती है तो एग में से एक लार्वा निकलता है जिसे टैडपोल लार्वा कहते हैं। टैडपोल लार्वा जो है वो मेटामॉर्फोसिस करता है और उसके बाद एडल्ट फ्रॉग में तब्दील हो जाता है, और उसकी जो तब्दीली का जो प्रोसेस है वो भी थायराइड ग्लैंड ही कंट्रोल करता है। एक एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि टैडपोल का जो थायराइड ग्लैंड है वो रिमूव कर दिया गया, तो देखा यह गया कि जो टैडपोल लार्वा है वो साइज़ में तो बड़ा हो गया लेकिन वो एडल्ट फ्रॉग में तब्दील ना हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं ये बॉडी की डेवलपमेंट में, मेटामॉर्फोसिस में बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में एक मेटाबॉलिज्म होता है जिसे बेसल मेटाबॉलिक रेट बोला जाता है, BMR। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैठा हूँ या आप अपने घर में बैठे हुए हैं तो आपकी जो सांस की रफ्तार है वो एक चल रही है, हार्ट बीट एक चल रही है,
बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, इसे हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। इसको मेंटेन करने में थायरॉक्सिन का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो अगर ये हार्मोन जो है ज़्यादा मिकदार में पैदा होगा तो हमारा BMR ज़्यादा हो जाएगा और हमें जिस्म में गर्मी लगना शुरू हो जाएगी, सुइयाँ चुभनी शुरू हो जाएंगी। और आमतौर पर यंग एज में ये हार्मोन क्योंकि ज़्यादा पैदा होता है, इसलिए एक चुभन का एहसास जो है वो जिस्म के अंदर पैदा होता है। और अगर ये हार्मोन कम पैदा हो जाए तो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, हमारे हाथ और पाँव ठंडे होना शुरू हो जाते हैं और जिस्म में ATP की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो दोनों सूरतों में नुकसान हो सकता है, इसलिए इसकी एक मखसूस मिकदार जो है वो बॉडी में ज़रूर पैदा होनी चाहिए ताकि हमारा जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो मेंटेन रहे। तो उसको मेंटेन करने के लिए ये हार्मोन जो हैं ये अपना रोल अदा करते हैं। तो इस तरीके से हमने थायराइड ग्लैंड को देखा, उसके अंदर पैदा होने वाले हार्मोन्स को स्टडी किया और उनके कुछ फंक्शन जो हैं वो डिस्कस किए। अब देखें, कोई भी हार्मोन है हमारी बॉडी में, उसकी अंडर सिक्रीशन हो या ओवर सिक्रीशन हो, दोनों चीज़ें जो हैं वो नुकसानदेह होती हैं। तो अब उन कंडीशन में देखते हैं कि अगर हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड जो है वो ज़्यादा हार्मोन पैदा कर दे तो क्या कंडीशंस हो सकती हैं, अगर कम पैदा करे तो क्या कंडीशंस हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करते हैं, जिसमें अंडर एक्टिविटी हो जाती है थायरॉक्सिन और T3 और T4 हार्मोन की, जो कि थायरॉक्सिन पैदा होते हैं। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि जो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स हैं, इनकी प्रोडक्शन करने के लिए आयोडीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे ही हमारा ब्लड जो है जिसमें अगर आयोडीन होगी वो हमारे थायराइड ग्लैंड में जाएगा तो वहाँ से आयोडीन को थायरॉक्सिन बनाने के लिए, T3 और T4 बनाने के लिए आयोडीन में उतार लिया जाता है। इसलिए हमारे थायराइड ग्लैंड में जो आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन है वो ब्लड की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है और ये आयोडीन जो है ये फिर हार्मोन्स को बनाने के काम आती है। अगर किसी इंसान के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसके नतीजे में थायराइड ग्लैंड जो है वो अपने हार्मोन्स नहीं पैदा कर पाता, जिसकी वजह से उसे हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन हो जाती है, यानी उसके अंदर थायराइड ग्लैंड जो हैं वो कम बन रहे होते हैं। अब उसमें पहली जो कंडीशन हो सकती है उसे क्रिटिनिज्म बोला जाता है। क्रिटिनिज्म में क्या होता है कि जो बॉडी है उसकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकती। ये ऐसा उस वक्त होगा जब ये कॉन्जेनिटल हो, पैदाइशी तौर पर हो, छोटी एज के अंदर ही थायराइड ग्लैंड जो है वो काम करना बंद कर दे या स्लो कर दे, तो उससे क्या होगा, ग्रोथ जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। उसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी, मेंटल जो फैकल्टीज़ हैं वो प्रॉपर काम नहीं करेंगी, न्यूरॉन्स जो हैं वो प्रॉपर डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएंगे। उसके साथ साथ सेक्सुअल इमेच्योरिटी होगी, वो सेक्सुअली डेवलप नहीं होगा। स्किन जो है वो येलोविश कलर की हो जाएगी और उसके ऊपर से स्केल्स उतरेंगे और उसके बाल जो हैं वो कोर्स होंगे और स्कैंटी, बहुत थोड़ी मिकदार में जिस्म के ऊपर बाल होंगे, जिसे हम आमतौर पर क्रिटिनिज्म जो है वो बोला जाता है। इसके अलावा अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए तो एक और कंडीशन है जिसे मिक्सिडीमा बोला जाता है। ये आमतौर पर ग्रेव्स डिजीज़ भी कहलाती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि लेथर्जी हो जाती है, लेथर्जी के साथ साथ वेट गेन हो जाता है, वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा लॉस ऑफ हेयर, बाल गिर जाते हैं। इसके अलावा जो पल्स रेट है वो लो हो जाता है, बॉडी के अंदर जो है वो फ्लूइड की मिकदार बढ़ जाती है, हैंड्स और जो स्किन होती है उसमें पफीनेस आ जाती है, कार्डियक फेलियर भी हो सकता है। तीसरी जो कंडीशन है हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से वो है ग्वाइटर। ग्वाइटर में क्या होता है कि आयोडीन ना मिलने की वजह से ब्रेन की तरफ से TSH का मैसेज जाता है थायराइड ग्लैंड को कि वो थायरॉक्सिन पैदा करे, लेकिन क्योंकि आयोडीन नहीं होती ग़िज़ा में तो आयोडीन की कमी की वजह से थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो जब वो ओवर वर्किंग करता है तो गर्दन के अंदर जो थायराइड ग्लैंड हैं वो वर्किंग बहुत ज़्यादा कर करके स्वेल कर जाते हैं और यहाँ पर जो गर्दन है ये स्वेल कर जाती है, जिसे आमतौर पर ग्वाइटर कहते हैं। और देखा यह गया है कि अगर डाइट के अंदर, खुराक के अंदर आयोडीन शामिल कर दी जाए तो ये कंडीशन जो है ये आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स होकर नॉर्मलाइज हो सकती है। इसलिए आजकल हम अक्सर अपनी ग़िज़ा में, अपने नमक में आयोडीन मिला नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ताकि अगर बॉडी में आयोडीन की कमी हो तो वो पूरी हो जाए। लेकिन हमारे माहौल में अक्सर जो हमारी ग़िज़ाएँ होती हैं उनमें आयोडीन होती है। जो लोग पहाड़ी इलाकों पे रहते हैं वहाँ पर आयोडीन की शॉर्टेज का मसला होता है, वहाँ पर जो है ये ज़्यादा लोगों को एहतियात करने की ज़रूरत है। लेकिन इसमें हम कुछ कह नहीं सकते, कोई भी इंसान जो है ये ग्वाइटर का शिकार हो सकता है।
उसके बाद हम आते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की तरफ। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि एक जो थायरॉक्सिन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है बॉडी के अंदर। उसकी वजह से एक डिज़ीज़ हो जाती है जिसे एक्सोप्थेल्मिक गोइटर कहा जाता है। एक्सोप्थेल्मिक गोइटर जो है, इसमें क्या होता है, एक्सो का मतलब होता है बाहर निकल आना, ऑप्थेल्मिक कहते हैं आँखों की, आई बॉल का, और गोइटर जो है उसमें गर्दन जो है वो स्वेल कर जाती है। तो बेसिकली इसमें पानी जो है जिस्म में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे हमारी जो आई बॉल्स होते हैं वो बल्ज आउट कर जाते हैं, बाहर की तरफ निकल आते हैं, और उनके मसल्स के ऊपर दबाव पड़ता है जिससे आंखें जो हैं वो बाहर की तरफ निकल आती हैं और काफ़ी खौफनाक हद तक बाहर निकल आती हैं। आई बॉल जो हैं वो बल्जेस आउट आ जाती हैं। BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है, जिसके नतीजे में कार्डियक फेलियर हो जाएगा और हार्ट अटैक का खदशा जो है वो मौजूद होता है और इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो इस तरीके से हाइपरथायरॉयडिज्म जो है वो भी नुकसानदेह है और हाइपोथायरॉयडिज्म जो है, दोनों कंडीशन जो हैं वो एक तरह की नुकसान में आती हैं। तो ये दोनों जो हाइपोथायरॉयडिज्म है, अंडर एक्टिविटी, और हाइपरथायरॉयडिज्म ओवर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड की वजह से ये प्रॉब्लम आते हैं। अब हम आते हैं तीसरे हार्मोन की तरफ। तीसरा हार्मोन जो है उसका नाम है कैल्साइटोनिन। कैल्साइटोनिन को उस वक्त खारिज किया जाता है जब हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ हो जाए। ये पैराथार्मोन के अपोजिट काम करता है। जब फॉर एग्जांपल आपने दूध पी लिया है, दही खा लिया है, आपकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या आपने कोई ऐसी टैबलेट ले लिया जिसमें कैल्शियम मौजूद था, जिसके नतीजे में आपकी बॉडी में कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ हो गया, तो जैसे ही ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो कैल्साइटोनिन को प्रोड्यूस किया जाता है। कैल्साइटोनिन क्या करता है, ब्लड में मौजूद जो कैल्शियम है उसे हड्डियों में स्टोर कर देता है, बोन्स के अंदर डिपॉजिट कर देता है, ताकि हड्डियां मजबूत हो जाएं और बवक्त ज़रूरत उनको काम में लाया जा सके। अदरवाइज़ अगर नहीं करेंगे तो फिर वो जो कैल्शियम है ये किडनीज़ के ज़रिए जो है वो जिस्म से निकल जाएगा और जिस्म में कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे हमने थायराइड ग्लैंड के फंक्शन जो हैं वो डिस्कस किए हैं। अब अगर हम थायराइड ग्लैंड को उल्टा कर दें, यानी ये जो ट्रेकिया है इसको मैं बैक साइड पे ले जाऊँ, क्योंकि ये इंटीरियर साइड है हमारे गले की, अगर इसकी बैक साइड जो है वो मैं आपके सामने ले जाऊँ तो ये पोस्टीरियर साइड है। तो ये जो पोस्टीरियर साइड है इसमें ये देखें, ये दो जो ग्लैंड हैं ये थायराइड ग्लैंड हैं, लेकिन इसके अंदर अगर आप देखें तो ये 1 2 3 4 बॉल, छोटे छोटे बॉल्स लगे हुए हैं, ये भी एक ग्लैंड्स हैं जिन्हें हम कहते हैं पैरेथायरॉयड ग्लैंड। पैरेथायरॉयड ग्लैंड जो हैं ये एक हार्मोन पैदा करते हैं जिसका नाम है पैरेथार्मोन। ये कैल्साइटोनिन के एंटागोनिस्टिक काम करता है और ये भी कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, लेकिन ये क्योंकि हाई लेवल का कैल्शियम मिकदार जब हमारे ब्लड में हाई लेवल हो जाता है तो कैल्साइटोनिन प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन जब लो लेवल की कैल्शियम की मिकदार ब्लड में हो जाती है तब पैरेथार्मोन को प्रोड्यूस करवाया जाएगा। अब पैरेथार्मोन को मैंने यहाँ पे डायग्राम के ज़रिए जो है वो समझाने की कोशिश की है। देखें, बॉडी में लो कैल्शियम लेवल हो गया है, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, जिसके नतीजे में पैरेथायरॉयड ग्लैंड जो हैं वो स्टिमुलेट किए जाएंगे और वो स्टिमुलेट करने के बाद पैदा करेंगे पैराथार्मोन। पैराथार्मोन जो है ये ब्लड में आएगा, ब्लड में आने के बाद ये 3 इम्पोर्टेंट बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर जाकर इफ़ेक्ट करेगा। नंबर 1 ये इफ़ेक्ट करेगा किडनीज़ के ऊपर, नंबर 2 ये इफ़ेक्ट करेगा बोन्स के ऊपर, नंबर 3 ये इफ़ेक्ट करेगा गट के ऊपर। अब सबसे पहले किडनीज़ में क्या करेगा, किडनीज़ में ये कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करेगा। वो कैल्शियम जो यूरिन के ज़रिए या नेफ्रॉन्स के ज़रिए किडनी से बाहर जा रहा है वो सारे का सारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फॉस्फेट को निकलने दिया जाता है। नंबर 1 उससे कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा ब्लड के अंदर। दूसरे नंबर पर यही हार्मोन पैरेथार्मोन हड्डियों के ऊपर जाकर इफ़ेक्ट करेगा और हड्डियों के अंदर जो स्टोर शुदा कैल्शियम है उसको रिलीज़ करवाएगा। जब ये हड्डियों से कैल्शियम निकलेगा तो उससे भी ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पर ये गट के अंदर जाता है और वहाँ पर विटामिन डी की मदद से ये कैल्शियम को अब्जॉर्ब करता है ब्लड के अंदर, ताकि ब्लड में कैल्शियम लेवल का इंक्रीज़ हो सके। इसलिए जिन लोगों में विटामिन डी की कमी हो जाती है उनके अंदर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन जो है वो रिड्यूस हो जाती है और उनकी हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर भी हो सकती हैं। इस तरीके से ये जो पैराथार्मोन हार्मोन है ये किडनी के ऊपर भी और बोन से भी और गट से भी कैल्शियम लेवल को इकट्ठा करके ब्लड के अंदर हाई लेवल कैल्शियम इंक्रीज़ करता है।
जब हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इंक्रीज़ हो जाता है तो बॉडी के जो फंक्शन है वो नॉर्मल हो जाते हैं। और जब ये मैसेज जाता है पैराथायराइड को कि जब कैल्शियम लेवल एक मैक्सिमम रेंज तक पहुंच जाता है तो फिर जाकर पैराथायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट किया जाता है कि वो पैरेथ हार्मोन को इनहिबिट कर दे, उसकी प्रोडक्शन को रोक दे। जब उसकी प्रोडक्शन रुक जाएगी तो फिर दोबारा इसकी जो किडनी के ऊपर, इसका जो बोन के ऊपर और इसका जो है वो गट के ऊपर इफेक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो अब यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि कैल्साइटोनिन हार्मोन हमारे ब्लड में कैल्शियम आयंस को स्टोर करता है और डिपॉजिट कर देता है, जबकि पैरेथ हार्मोन जो है ये उनको वहाँ से निकाल कर ब्लड में कैल्शियम लेवल की कमी को पूरा करता है जब हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल डिक्रीज़ हो जाए। अब पैरेथ हार्मोन जो है इसकी भी दो कंडीशन हैं, या तो ओवर एक्टिविटी है या अंडर एक्टिविटी है। अगर आप अंडर एक्टिविटी की बात करें पैरेथ हार्मोन की तो उससे देखें, अगर हार्मोन नहीं पैदा होगा पैरेथ हार्मोन तो हमारे जिस्म में कैल्शियम लेवल गिर जाएगा। और कैल्शियम लेवल गिरने का मतलब ये है कि आपके जो मसल्स हैं और आपका जो नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। उसे हम मस्कुलर टेटनी का नाम दे देते हैं। मस्कुलर टेटनी में बॉडी मुसलसल शेक करेगी, सोचने समझने की सलाहियत जो है वो मुतासर हो जाएगी, मसल ट्विच करेंगे, न्यूरॉन्स जो हैं वो एक्साइट हो जाएंगे, एक्साइटेबिलिटी हो जाएगी, जिस्म के हिस्से जो हैं वो फड़कना शुरू हो जाएंगे, जो कि मस्कुलर टेटनी की अलामत है। अगर ये पैरेथ हार्मोन ओवर एक्टिविटी ज़्यादा मिकदार में पैदा हो जाए तो इसका भी नुकसान है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कैल्शियम को हड्डियों से रिलीज़ करवा देगा, ब्लड गट से भी अब्जॉर्ब करेगा, ब्लड से किडनी से भी अब्जॉर्ब करेगा, जिससे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। जब कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और हड्डियों से कैल्शियम निकल जाता है तो हड्डियाँ वीक हो जाती हैं, जिससे वो नरम होकर टेढ़ी हो जाएंगी, जिसे रिकेट्स कहा जाता है। दूसरे नंबर पर ब्लड में जब कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो ऐसा ब्लड जब किडनीज़ में जाएगा तो किडनी से कैल्शियम निकलेगा। जब किडनी से कैल्शियम निकलेगा तो वहाँ पर मैसिव स्टोन जो हैं वो कैल्शियम की बन जाती हैं, जिसे किडनी स्टोन जो है वो भी हो सकता है। तो आई होप कि आप आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और उनके हार्मोन्स को डिस्कस किया है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।